आज मैं आपको एक अमेरिकन डिस्टोपियन फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है द डार्केस्ट माइंड्स। स्पॉइलर अलर्ट, ध्यान से सुनिए और तैयार हो जाइए। साल 2043 में अमेरिका में एक खतरनाक बीमारी बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने लगती है। ये बीमारी केवल बच्चों को होती है, बड़ों पर इसका कोई असर नहीं होता। ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और इसके कारण 98% बच्चे मर जाते हैं, लेकिन 2% बच्चे इस बीमारी से बच जाते हैं और उनके अंदर अजीब सी शक्तियां पैदा हो जाती हैं। अब ये बच्चे नॉर्मल नहीं रहते, उनके पास सुपर पावर्स होती हैं जो उन्हें खतरनाक बना देती हैं। सरकार सभी माता पिता से अपील करती है कि वो अपने बच्चे को हीलिंग कैंप में भेज दें ताकि इलाज और रिसर्च हो सके। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ग्रे ये दावा करते हैं कि उनका बेटा क्लैंसी इस बीमारी से बच गया है और कैंप में उसका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो रहा है। इस कैंप में डॉक्टर और वैज्ञानिक बच्चों को 5 रंगों में बांटते हैं। पहला है ग्रीन, जिनकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाती है। दूसरा है ब्लू, जिनके पास टेलीकिनेसिस यानी चीजों को दिमाग से हिलाने की शक्ति होती है। तीसरा है गोल्ड, जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीनों ग्रुप सुरक्षित माने जाते हैं और इनका इलाज कैंप में किया जाता है। चौथा ग्रुप है रेड, जो आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और 5वां सबसे खतरनाक ग्रुप है ऑरेंज, जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। रेड और ऑरेंज बहुत रेयर होते हैं और सरकार ने आदेश दे रखा है कि इन्हें देखते ही मार दिया जाए। अब कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची रूबी से, जो अपने माता पिता के साथ जन्मदिन मना रही है। उनके आसपास के सारे बच्चे मर चुके हैं, सिर्फ रूबी जिंदा है। रात को जब रूबी अपनी माँ के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, अचानक उसे एक अजीब सा विजन आता है। सुबह होते ही उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती और सरकार को फोन करके बुला लेती है। रूबी को जबरदस्ती हीलिंग कैंप में भेज दिया जाता है। हर बच्चे का टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके कि उनमें कौन सी एबनॉर्मेलिटी है। रूबी की जांच के दौरान पता चलता है कि वो ऑरेंज है, यानी सबसे खतरनाक। डॉक्टर उसे मारने के लिए लीथल इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन रूबी उसका दिमाग कंट्रोल करके उसे ये यकीन दिला देती है कि वो ग्रीन है। अब कैंप में सिर्फ 3 ग्रुप मौजूद हैं, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। रेड और ऑरेंज को तो आते ही मार दिया जाता है। रूबी अब ग्रीन बनकर अपना जीवन बिताने लगती है। 6 साल बीत जाते हैं। रूबी अब कैंप में काम करती है। कैंप का कप्तान उस पर शक करने लगता है क्योंकि रूबी को वो बाकी ग्रीन्स की तरह स्मार्ट नहीं लगता। एक दिन उसकी दोस्त कप्तान से बहस कर बैठती है और उसे सजा के लिए ले जाया जाता है। कैंप में बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। कभी कभी वहां फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया जाता है, एक ऐसा तेज साउंड जो सिर्फ बच्चों को सुनाई देता है। इस टेस्ट के दौरान रूबी बेहोश हो जाती है और उसे डॉक्टर केट के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर केट को पता चल जाता है कि रूबी ऑरेंज है। केट गुपचुप तरीके से एक नोट रूबी को देती है कि सरकार उसे मारने वाली है और केट कहती है कि रूबी बॉयलर रूम में मिले। रूबी डर जाती है और सीधे बॉयलर रूम चली जाती है, जहां केट उसका इंतजार कर रही होती है। अलार्म बजता है और सभी गार्ड्स उसे ढूंढने लगते हैं। केट की मदद से रूबी कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। चेक पॉइंट पर एक गार्ड उन्हें रोकता है, लेकिन रूबी उसका दिमाग कंट्रोल करके बच निकलती है। 6 साल बाद रूबी पहली बार कैंप से बाहर आती है। कार में केट उसे एक पैनिक बटन देती है जो खतरे के समय में लोकेशन ट्रैक करने का काम करेगा। केट बताती है कि वो चिल्ड्रंस लीग से है, जो बच्चों को कैंप से बचाकर सरकार के खिलाफ लड़ती है। वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहां केट अपने बॉयफ्रेंड रॉब से मिलवाती है। जब रूबी उसका हाथ पकड़ती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें रॉब बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता नजर आता है। रूबी अब उन पर शक करने लगती है। एक दुकान में कपड़े बदलते वक्त रूबी एक छोटी लड़की को देखती है जो बिजली को कंट्रोल कर सकती है। लड़की भाग जाती है और रूबी उसका पीछा करती है। उस लड़की का नाम जू है। वो बोल नहीं सकती और हमेशा दस्ताने पहनती है। जू के साथ 2 और दोस्त हैं, लियम ब्लू और चार्ल्स ग्रीन। वो सब मिलकर रूबी को केट से भागने में मदद करते हैं। रास्ते में एक महिला लेडी जेन उनका पीछा करती है, जो बच्चों को पकड़कर बेचती है। लियम अपनी टेलीकिनेसिस ताकत से रास्ते पर पेड़ गिरा देता है और वो सब बच निकलते हैं। रूबी अभी भी अपने ऑरेंज होने की सच्चाई सबसे छुपा रही है। लियम बताता है कि वो ईस्ट रिवर जा रहे हैं, जहां एक रहस्यमय ऑरेंज लड़का स्लिप किड बच्चों का नेतृत्व कर रहा है। लियम बताता है कि वो पहले चिल्ड्रंस लीग में था,
लेकिन वहां बच्चों को सोल्जर बनाकर ट्रेन किया जाता था, जो उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो लीग छोड़ चुका है। रात को रूबी को अपने माँ बाप की याद आती है और पता चलता है कि बचपन में उसने गलती से उनके दिमाग से अपनी यादें मिटा दी थी। एक बार फिर जब वो सो रही होती है तो वो गलती से जू का हाथ छू लेती है और उसे जू की यादें दिखती हैं कि कैसे वो कैंप में थी और वहां लियम के नेतृत्व में एक बगावत हुई थी। अगले दिन वो सब एक पुराना मॉल ढूंढते हैं सामान लेने के लिए। वहां अचानक कुछ बच्चे आते हैं जो उन्हें हवा में उठा लेते हैं, लेकिन जू अपनी बिजली की शक्ति से उन्हें रोक देती है। बाद में रूबी एक लड़के का दिमाग पढ़ती है और उसे EDO नाम की जगह का हिंट मिलता है। चार्ल्स इस कोड को डिकोड करता है। E = 5, D = 4, O = 0, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी 540। वहां से उन्हें लेक प्रिंस वर्जीनिया की लोकेशन मिल जाती है। रास्ते में लेडी जेन फिर से हमला करती है। रूबी उसका दिमाग कंट्रोल करके उसे सजा देती है। अब सभी को पता चल जाता है कि रूबी ऑरेंज है। रूबी उन्हें बताती है कि वो अपने पावर से शर्मिंदा थी, इसलिए सच नहीं बताया। रास्ते में रूबी और लियम एक दूसरे के करीब आते हैं और प्यार हो जाता है। आखिरकार वो लेक प्रिंस वर्जीनिया पहुंचते हैं, जहां उन्हें कई और बच्चे मिलते हैं और वहां स्लिप किड से मिलते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रपति का बेटा क्लैंसी ग्रे होता है। क्लैंसी भी ऑरेंज है। वो बताता है कि सरकार ने उसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया और क्योर ढूंढने में नाकाम रही। उसने खुद ईस्ट रिवर एसोसिएशन बनाई। क्लैंसी रूबी को सिखाता है कि बिना हाथ छुए भी दिमाग कंट्रोल कैसे किया जाए। बदले में रूबी उसे सिखाती है कि कैसे मेमोरी इरेज की जाती है, लेकिन क्लैंसी रूबी का दिमाग कंट्रोल करके उसे किस करने की कोशिश करता है। रूबी नाराज होकर वहां से चली जाती है। जब रूबी और उसके दोस्त वहां से भागने लगते हैं तो कैंप के सैनिक उन पर हमला करते हैं। क्लैंसी लियम को बेहोश कर देता है, क्योंकि असल में क्लैंसी ही सबका मास्टरमाइंड होता है। उसने अपने पिता और सरकार को कंट्रोल करके अपने सुपर पावर्ड बच्चों की आर्मी बनानी शुरू की है। रूबी कैप्टन का दिमाग कंट्रोल करके उसे सुसाइड करने पर मजबूर करती है। जू बिजली से एक ट्रिक करती है और सब भाग जाते हैं। अचानक सरकार के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और साथ में लाए जाते हैं रेड बच्चे, जो आग कंट्रोल करते हैं। सरकार ने उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैंप में जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। क्लैंसी फिर से सब बच्चों का दिमाग कंट्रोल कर लेता है। रूबी अकेली क्लैंसी का सामना करती है। क्लैंसी अपने पावर से बच्चों को खुद को मारने के लिए मजबूर करता है। वो रूबी का दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने दोस्तों को भूल जाए, लेकिन रूबी एक हेलीकॉप्टर पायलट का दिमाग कंट्रोल करती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। रूबी बच निकलती है, लेकिन चार्ल्स बुरी तरह जल जाता है। रूबी पैनिक बटन दबाती है और लीग को बुला लेती है। लीग के लोग आते हैं, चार्ल्स को अस्पताल भेजते हैं। जू को एक अच्छी फैमिली मिल जाती है, लेकिन लियम को लीग गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो लीग से भाग चुका था। रूबी केट से कहती है कि वो लीग के लिए लड़ने को तैयार है, लेकिन बदले में लियम को छोड़ना होगा। केट कहती है कि लियम कभी बिना रूबी के नहीं जाएगा। आखिरकार रूबी लियम से मिलती है। लियम कहता है कि वो दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन रूबी उसके दिमाग से अपनी सारी यादें मिटा देती है ताकि लियम को आज़ादी मिल सके। लियम सब कुछ भूल जाता है। वैन में पहली मुलाकात, बातें, डांस, सब कुछ। वो चला जाता है। रूबी उसे जाते हुए रोते हुए देखती है। कहानी के अंत में रूबी लीग में शामिल हो जाती है और ट्रेनिंग लेने लगती है, लेकिन कहानी यही